अंबानी और अडानी को सुबह खरीद के शाम को बेच दे, क्या ऐसी भी कोई कंपनी है? एप्पल, गूगल, फेसबुक, इन तीनों कंपनियां पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनको भी कंट्रोल करता हो? आपने हमेशा सुना है कुछ लोगों के हाथ में दुनिया का सारा पैसा है, सारी पावर है, वही सब कुछ कंट्रोल करते हैं और तेजी मंदी कुछ भी हो उनका पैसा कभी कम नहीं होगा, वो हमेशा पैसा कमाएंगे। आखिर कौन है वो कुछ लोग? आज बात करेंगे ऐसे ही एक व्यक्ति और ऐसी कंपनी की। व्यक्ति का नाम है लैरी फिंक, कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। ये व्यक्ति संभालता है 9.3 ट्रिलियन डॉलर। आप पूछोगे राहुल जी ये कितना होता है? सर इंडिया की जीडीपी है 3.2, यानी 140 करोड़ भारतीय 365 दिन 24 घंटे काम करके जितना पैसा कमाते टोटल जीडीपी उसका 3 गुना ये अकेला व्यक्ति संभालता है। 9.3 ट्रिलियन का 1% 93 बिलियन होता है और इतनी तो भैया अंबानी जी की नेटवर्थ नहीं है अभी। पर एक ही आदमी के पास इतना पैसा आया कैसे? ये लैरी फिंक कौन? ये ब्लैक रॉक कौन है? इतना पैसा लाया कहां से? ये पैसा लगा था कहां पे? लैरी फिंक पे और धीरूभाई अंबानी में कॉमन क्या है? ये धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, ये लैरी फिंक, ये कुछ लोग इस प्रकार से कैसे अपने बिजनेस का साम्राज्य रचते हैं कि कुछ भी हो इनके बिजनेस कभी डाउन ही नहीं होंगे, सदियों तक टिके रहेंगे। ऐसा क्या राज है? आज इस वीडियो में जान लोगे आप। अब पहला सवाल, ये साला है कौन लैरी फिंक? हमने नाम ही नहीं सुना इसका। भाई साहब जितना बड़ा काम लैरी भाई ने किया है ना, उसको करने के लिए जो जिगरा चाहिए, या तो दिल टूट के आता है, ईगो हर्ट होके आता है। जब बंदा इस मोड में रहता है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार तू इंतकाम देखेगी, तब जाके इतने बड़े बड़े काम होते हैं। भाई साहब ने पढ़ाई की थी पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन कमाने घुस गए शेयर मार्केट में। अब देखो पॉलिटिक्स से क्या मिलता है? पावर। और स्टॉक मार्केट से क्या मिलता है? पैसा। और जो बंदे को इन दोनों की समझ है वो बड़े बड़े गेम खेलेगा। भारत में इन दोनों की समझ किसको थी? धीरूभाई अंबानी को। स्टॉक मार्केट के भी जानकार थे, बिजनेस में भी हाथ पक्का था और पॉलिटिक्स में भी सही पकड़ थी। इस चक्कर में उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य रच दिया उस समय जो कोई सोच नहीं सकता था। टाटा बिरला के नाम हुआ करते थे, उनको पार करके अंबानी जी पैदा हुए और ऐसा ही कुछ किया लैरी फिंक ने और इतना बड़ा नाम बनाया। आखिर किया क्या, आगे डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने जब 23 वर्ष की उम्र में काम चालू किया तो बॉस्टन करके कंपनी में चालू किया। उन्होंने एक चीज इन्वेंट की, डेट सिंडिकेशन। इन्होंने कहा जो छोटे मोटे लोन बांटते हो ना, इसको एक काम करो, इसका बंडल बना लो और टुकड़े करके अलग अलग चीजों में बांट दो। अब ये जो चीज थी डेट सिक्योरिटाइजेशन, यही वो चीज थी जिसके कारण सन 2008 में इतना बड़ा क्राइसिस आया था। तो जिस क्राइसिस से अमेरिका और पूरी दुनिया हिल गई थी, इस भाई ने उसकी नींव रखी थी। 23 साल की उम्र में काम पे लगे और 31 साल की उम्र में बन गए बैंक के एमडी। इस कंपनी को इन्होंने इस साल में $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ से भी ज्यादा कमा के दिया। आप बोले राहुल जी स्टोरी तो बहुत बढ़िया चल रही है, फिर इसमें दिक्कत कहां है? ईगो हर्ट का है। ईगो यहाँ पे हर्ट हुआ कि भाई साहब कंपनी होती है। इतने सालों में 8,000 करोड़ कमा के दिया, बट ये और कॉन्फिडेंट हो गए, अरे अपने को सब आता है, अपने को सब आता है। थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लिया और एक ही क्वार्टर में मात्र 3 महीने में $100 मिलियन यानी लगभग 800 करोड़ का घाटा लगवा दिया। अब भाई साहब ये जो घाटा लगा, इस घाटे के साथ इनकी इज्जत गई। मार्केट में बोले वो बड़ा नेता बना फिरता था, ये किया वो किया, लग गए ना भाई साहब, लग गए ना भाई साहब। तो पूरे मार्केट में से अनटचेबल हो गया। कोई इसके साथ काम नहीं करना चाहता, कोई इसको नौकरी भी नहीं रखना चाहता। और जो करंट फर्म थी उसने ये नहीं सोचा भी 1 बिलियन कमा के दिया है, उसने कहा कमा के दिया जो दिया तूने ये क्या कर दिया, तो बाय बाय टाटा जय माता दी। तो उसके बाद बंदे का ईगो हर्ट हो गया, बोले साला इतना कमा के दिया तुम भूल गए, जाओ किसी के लिए काम नहीं करते, खुद की कंपनी खोलेंगे। तो 1988 की उम्र में जब ये 35 साल के थे, इन्होंने कहा फंड कहां से मिले, तो इनको मिले भाई साहब मिस्टर स्टीव। ये भी अपने तरह के लेजेंडरी इन्वेस्टर थे, इन्होंने भी अपनी जिंदगी में खूब दुम धड़ाके किए। उनको लगा यार ये बंदा टैलेंटेड है, इसमें दम तो है, इसको मौका देना चाहिए। इनकी कंपनी का नाम था ब्लैकस्टोन। तो इन्होंने कहा कि चलो अपन साथ में पार्टनरशिप कर लेते हैं, मैं $5 मिलियन आपको देता हूं क्रेडिट लाइन और आप काम तो चालू करो। अब इनको काम का एक्सपीरियंस था, चोट खाए व्यक्ति थे, ईगो हर्ट व्यक्ति था, इन्होंने धीरे धीरे काम किया, एक्सपर्ट तो ये चीज थे। एक समय आया, जी जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उसके सीईओ थे जैक वेल्च। उनके पास बहुत सारी ऐसी एसेट फंस गई थी जो समझ नहीं आ रहा था इसका क्या करे, और फाइनेंशियल एसेट थी। लैरी फिंक को बुलाया, बोले भाई ये एक्सपर्ट है, ये चीजें जानता है, इसी ने इन्वेंट की है। ये गया और उन्होंने जाके जी की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो वहां से थोड़ा पैसा मिला और जी ने कहा यार हमारे ये वाले मैटर तुम देखा करो। और जब जी ने भरोसा किया, जो कि नंबर 1 कंपनी थी, तो भाई साहब धीरे धीरे सबने भरोसा किया। तो मात्र 5 साल के अंदर इनका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो हो गया 20 बिलियन और धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ने लगी। अब जो स्टीव भाई साहब थे वो अपने जमाने के खिलाड़ी आदमी थे, वो कहते हैं मेरे हिसाब से चलो। लैरी भाई अपने जमाने का आदमी था, कहता मैं ऐसे चलूं। जब तो 2 कद्दावर आदमी होते ना तो ईगो बढ़ता है। तो इन्होंने कहा यार भैया एक काम करो, अपनी नहीं बैटरी अलग हो जाते हैं। तो ये ब्लैकस्टोन ग्रुप से लैरी भाई अलग हो गए और ये शायद स्टीव भाई की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और उन्होंने ब्लैकस्टोन से अलग होकर नई कंपनी बनाई, नाम रखा ब्लैक रॉक। भाई पत्थर तो है ही, काला ही है, तेरा स्टोन मेरा रॉक। अब सबसे बड़ा सवाल कि राहुल जी समझ तो आ गई कि ब्लैक रॉक क्या है, ये करती क्या है?
और इतना पैसा आया कहां से, पहले तो ये बताओ 9 ट्रिलियन आया तो आया कैसे। अब मैं बताता हूं आया कैसे। सर जी, पेंशन फंड होते हैं, जैसे भारत सरकार में ऐसा मान लो आपकी पेंशन कट रही है, आपकी 30 साल तक पेंशन कटेगी, मिलेगी तो आपको 31वें साल जाके जब आप रिटायर होगे। तो ये जो पेंशन कट रही है और सरकार के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये पैसे का सरकार क्या करेगी, ये पेंशन फंड का क्या करेगी, ये कहते भैया इसको कहीं ठिकाने लगाओ, इसको कहीं इन्वेस्ट करो, पेंशन देनी है। तो ये पैसा किसके पास है, ब्लैक रॉक कहता दो मैं संभालू। और ये जैसे भारत का संभाला, ऐसे न जाने कितनी कंट्रीज हैं और कितनों के फंड है। इन जैसे मान लो फॉर एग्जांपल डिफेंस वालों का एक अलग फंड है, रेलवे वालों का अलग फंड है, शिक्षा विभाग का अलग फंड है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग स्टेट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे कितने ही फंड है, ऐसे फंड संभालता है मेरा भाई। एक आता है सोवन वेल्थ फंड। अब इंडिया के पास बहुत सारा पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, भैया हमको भी तो इन्वेस्ट करना है, हमको भी तो रिटर्न कमानी है, खाते में पड़ के क्या मिलेगा, बोले यार ब्लैक रॉक भैया देखोगे। आरबीआई के पास बहुत सारा पैसा, आरबीआई बोले क्या करे पड़े पड़े, बोले भाई ब्लैक रॉक देखोगे क्या। तो ऐसे बड़ी बड़ी देश, बड़ी बड़ी कंपनियों के बैंक, बड़े बड़े पेंशन फंड ये लगाते हैं ब्लैक रॉक में पैसा। फॉर्च्यून 500 कंपनीज, बड़े बड़े इंडिविजुअल्स को, वॉरेन बफेट कह रहा मैं 90 बिलियन का आदमी हूं, ये 10-20 बिलियन इसको दे देते हैं, जिनको हम पैसा दे रहे हैं वो इसको पैसा दे रहे हैं। अब 9 ट्रिलियन कितना होता है कि वर्ल्ड के 300 बड़े पेंशन फंड का टोटल करो तो 6 ट्रिलियन होता है, और ये अकेला 9 ट्रिलियन है। इस फंड मैनेजमेंट करने वाली टॉप 3 फर्में हैं। एक है आपकी ब्लैक रॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेकंड आता है वैनगार्ड, तीसरा आता है स्टेट स्ट्रीट कैपिटल। ये तीनों मिलके अमेरिका की जीडीपी का 70% अकेले संभाल रहे हैं। बात करते हैं ब्लैक रॉक इतने पैसे के साथ करता क्या है। ब्लैक रॉक इतना इन्वेस्टमेंट करता है कि आप मानो कि वर्ल्ड के टोटल शेयर और टोटल बॉन्ड वैल्यू का 10% अकेला ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक जितना पैसा संभालता है अमेरिकन जीडीपी का 50% भाई अकेला है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट शेडो बैंक है और ये वो कंपनी है जो पूरी दुनिया को कब्जे में रखती है। आप कैसे कह सकते हो पूरे वर्ल्ड को ओन करती है। सर एप्पल इतना बड़ी कंपनी है, अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी, उसमें 6.5% ब्लैक रॉक रखती है। वेरिजोन में 7.5%, फोर्ड में 7.25%, फेसबुक का 6.5%, वेल्स फार्गो बैंक का 7%, जेपी मॉर्गन का 6.5%, डॉइचे बैंक का 4.8%। कुल मिला के लगभग हर बड़े सेक्टर में, हर बड़े देश में, हर बड़ी इंडस्ट्री में इसका हिस्सा है। अब बात करते हैं पावर ऑफ ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल कैसे। 2010 में इसको अवार्ड मिला था मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड का। चाइनीज गवर्नमेंट आपको जानते हो हर जिसको आने अंदर नहीं आने देती, ये पहली ऐसी कंपनी है जिसको चाइनीज गवर्नमेंट ने अलाउ किया, चलो भाई साहब तुम तो आ जाओ इन्वेस्ट कर दो। जितनी भी मेजर इंडस्ट्री है, एनर्जी, ऑयल, गैस, ट्रांसपोर्ट, क्लियर एनर्जी, इन सब में इनके शेयर हैं। अक्रॉस यूरोप में जितने भी बड़े देश हैं सबकी बड़ी बड़ी कंपनियों में इनके इन्वेस्टमेंट है। अमेरिका में, एशिया में, किसी भी देश में, किसी भी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है उसमें ब्लैक रॉक शेयर लेके बैठ जाती है। ये कितनी पावरफुल है आप इस एग्जांपल से समझो। 2008 में जब क्राइसिस आया था, बड़े बड़े बैंकों की लंका लगी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि भैया तुम टेंशन मत लो, तुम्हें हम बचाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट को क्या पता किस बैंक को कितना पैसा देना है, तो उन्होंने कहा भाई साहब किसी एक्सपर्ट को लेके आओ। एक्सपर्ट कौन? लैरी फिंक। ऐसा नहीं कि 10 जनों को बोला, सिलेक्ट किया, फिर एक बंदा चुना, नहीं, सीधा पहला फोन ब्लैक रॉक भैया इधर आड़ा, लैरी फिंक आइयो, ये संभालो। अब लैरी ने कहा गवर्नमेंट साहब मैं बताता हूँ किसको इधर, इसको इतने दो, इसको इतने दो, इसको इतने दो, और ऐसे करके धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को उभारा। पर जितनी सभी कंपनियों को इसने फंड किया, उन कंपनी में खुद में ये बहुत बड़ा शेयर होल्डर था। और इंटरेस्टिंग, ये 2008 का क्राइसिस लेके भी ये भाई आया था, तो क्राइसिस लाने में भी यही था, सुलटाने में भी यही था, और जिसको सुलटा के जिसको उबारा उसका शेयर होल्डर भी यही था। अत्र तत्र सर्वत्र सेम कहानी 2020 में कोरोना के टाइम पे प्ले आउट हुई। कोरोना के टाइम पे ऐसा था, बॉन्ड मार्केट हिल गया था कि भाई साहब इधर तो है ही नहीं, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को लगा भैया अब तो लिक्विडिटी आ जाएगी। फिर गवर्नमेंट बचाने आ गई कि अरे हम बैठे, हम टेंशन मत लो। पर गवर्नमेंट बोले किसमें क्या करें, बोले लैरी भैया आप आओ। लैरी भैया ने कहा मैं बचाता हूँ। उन सभी कंपनियों को बचा लिया जिसमें खुद शेयर होल्डर था, सरकारी पैसे से। अब बोले राव जी इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी कंपनी, हम इसको जानते क्यों नहीं है? क्योंकि ये चाहता ही नहीं तुम इसको जानो। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, नए नए पैसे और पुराने पैसे में फर्क क्या है। नए पैसा वाला आदमी पैसे खर्च करता है कि दुनिया मुझे जाने, पुराना पैसे वाला आदमी पैसे खर्च करता है कि दुनिया में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अब एक लास्ट सवाल जाते जाते, आपने कहा था राहुल जी ये अंबानी टाटा सीन समझाओ। देखो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मेरे चैनल पे, टाटा एम्पायर। मैंने आपको बताया कि टाटा ग्रुप ने हर इंपॉर्टेंट सेक्टर में अपनी कंपनी खड़ी कर दी। पर्पस ये है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, हर सेक्टर में ब्रांड बना लेती है, हर सेक्टर में काम कर लेती है। तो जैसे मोटा भाई बोलते हैं कि तुम आज की रेट में कुछ भी लेने जाओ
तुम किराने का सामान लेने जाओगे तो मेरी कंपनी है, तुम दवाई लेने जाओगे तो मेरी कंपनी है, तुम कपड़ा लो, जूता लो, फर्नीचर लो, तुम खिलौने लो, तुम कैंपा कोला पियो, तुमको जो करना है करो, हर जगह मेरी कंपनी है, मैं तो कमाऊंगा। सेम चीज टाटा करता है कि भाई चाय भी दूंगा, नमक भी दूंगा, प्लेन भी उड़ाऊंगा, सॉफ्टवेयर भी बेचूंगा, स्टील भी बेचूंगा, सब काम करूंगा। तो कहीं पे भी ग्रोथ आएगी भाई हमारी कंपनी तो संभाल लेगी। तो ब्लैक रॉक ने भी क्या कर रखा है, यूरोप डूबेगा, एशिया में कमा लेंगे, आईटी डूबेगा, सीमेंट में कमा लेंगे, हर जगह लेके बैठा है भाई, कर लो तुम क्या करोगे। अभी बड़ी कंपनियां डाउन क्यों नहीं होती? जैसे किसी ने मेरे से पूछा, राहुल जी ये सऊदी अरामको इतनी बड़ी कंपनी है, अब तेल खत्म हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? इसकी वैल्यू फिर भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि आज सऊदी अरामको के पास इतना पैसा है। वो क्या कर रही है, वो एप्पल का स्टॉक खरीद के बैठ गई, वो रिलायंस का स्टॉक खरीद के बैठ गई, वो चाइना में 5 कंपनियां खरीद लेगी। तो धीरे धीरे हो सकता है, आज देखो फॉर एग्जांपल बहुत सारा पैसा, आज मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, पर मेरे 100 करोड़ रुपए धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। तो मैंने 100 करोड़ रुपए कहां किया, ऐसी नई कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए जो अब उभरेगी। जब वो उभर जाएगी और वोट जाने होगी तो मैं उनका स्टेक नहीं में कर दूंगा। तो ये जो कारवा है ना, ये हमेशा चलता रहता है। तो इसलिए पैसे वाले हमेशा पैसे वाले रहते हैं, और गेम हमेशा पैसे और पावर का ही है। तो अगर आपका पैसे पे कंट्रोल है तो भी आप हीरो, और अगर आपका पावर पे कंट्रोल है तो भी आप हीरो, और दोनों पे कंट्रोल है आप हो सुपर हीरो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ब्लैक रॉक पे मैंने रिसर्च की, बहुत सारी वीडियो मिली, लैरी फेंग पे बहुत सारी वीडियो मिली, पर अगर आपको लगा कि सारी वीडियो में ये अलग निकल के आई, इसने जो समझाया, तो लाइक करके एक बार मुझे प्यार से कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई ये वीडियो आपकी बढ़िया थी। ठीक है, इसी इंस्पिरेशन, इसी मोटिवेशन के साथ अगली वीडियो फिर लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।